Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, 20th May 2024 यानी कि आज को बिहार स्टेट 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। अगर आपने अभी तक पेपर एनालिसिस नहीं करा है तो जल्दी से बैठ जाओ पेपर पेन लेके हमारे साथ आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस का पूरा एग्जैक्टली कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस करो अभी in order to know that how much marks are you going to attain. So guys, before getting into the question, just a humble request, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर देना जिससे कि जब भी हम किसी नए वीडियो के साथ आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए. So guys, first question जो पूछा गया था which is very important and it's an abbreviation. Guys, I insist once again कि ये जो abbreviations होती है ये हर एक competitive exam का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है because इससे related 2-3 questions तो पूछे जाते ही जाते हैं. तो इसके लिए इसकी प्रेपरेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं उसके एब्रीविएशंस, नॉर्मल हमारे जनरल साइंस से जनरल नॉलेज से रिलेटेड एब्रीविएशंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एब्रीविएशंस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे. इफ यू विश टू वॉच दैट तो प्लीज जल्दी से जाओ और उसको भी देख लेना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में आपको बेहद हेल्प करेगा. So coming back to the questions, guys, BOD का फुल फॉर्म पूछा गया था तो BOD is बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको डेफिनेशन हिंदी में हमने आपको यहाँ बता रखी है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है. गाइज, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है विच इज आई टोल्ड यू हियर ऑल्सो, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उसको हम BOD के नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछा गया था. गाइज, जो रेड क्लिफ लाइन होती है किन देशों को अलग करती है? सो गाइज, भारत से पाकिस्तान को अलग करती है ये रेड क्लिफ लाइन. और अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये रेड क्लिफ लाइन होती क्या है. गाइज, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है उसके रूप में जाने वाली रेखा जो है, उसके रूप में जाने वाली जो सीमांकन रेखा है वो 17 अगस्त 1947, गाइज डेट को अच्छे से याद रखना, 17 अगस्त 1947 को लागू हो गई थी. सीमा रेखा का नाम जो था वो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे रखा गया था. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको हाईलाइट कर लो कि सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे इस पर्टिकुलर रेडक्लिफ नाम को रखा गया है, जिसके पास मुस्लिम बहुसंख्यक पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए विभाजन की रेखाएं खींचने का आभारी काम था, जो ये इस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड थे. सर सिरिल रेडक्लिफ जो थे वो दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे. तो उनको दो प्रांतों के लिए दो सीमा आयोगों के संयुक्त अध्यक्ष के लिए अपॉइंट किया गया था. उन्हें दोनों देशों के बीच 175,000 वर्ग मील क्षेत्र को समान रूप से विभाजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी. तो गाइज, ये पर्टिकुलर चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में कितना वर्ग मील क्षेत्र को समान रूप से उनको डिवाइड करना रहता था. तो 175,000 वर्ग इज द करेक्ट आंसर. सीमांकन रेखा को भारत की स्वतंत्रता से विच इज 15th ऑफ अगस्त, उससे 3 दिन पहले विच इज 12th ऑफ अगस्त 1947 को अंतिम रूप दे दिया गया था. लेकिन इसे विभाजन के 2 दिन बाद यानी कि 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था. बात करें रेडक्लिफ रेखा की, तो रेडक्लिफ रेखा का जो पश्चिमी भाग है वो अभी भी भारत पाकिस्तान सीमा और के रूप में कार्य करता है. तो याद रखिएगा, जो इस रेखा का पश्चिमी भाग है वो. और बात करें इस रेखा के पूर्वी पक्ष की, तो जो पूर्वी पक्ष है वो भारत बांग्लादेश सीमा के रूप में कार्य करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दलहन के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है? सो गाइस, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर. शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर. सर्वाधिक वन कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? उदयपुर. इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो गाइस, इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने करी थी, 26 जुलाई को करी थी, 26 जुलाई 1876 में. एंड कहाँ करी थी अगर आपसे पूछा जाता है तो कलकत्ता में.
अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो गाइस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि आपको 19 मई के ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था गाइस। आई रिमेम्बर इट वाज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम पेपर था जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पूछा गया था। तो गाइस इट इज गेटिंग रिपीटेड और प्लीज इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रखना। वर्ल्ड वॉर तो आई वुड से कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सबके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। सो यस, कमिंग बैक टू द आंसर, 1914 टू 1918। सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता है? तो जो राजा होता है वही उस भूमि का मालिक होता है। ओके अब हम गाइस थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कुछ फैक्ट्स देखते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन से रिलेटेड, उसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था उससे रिलेटेड। सो गाइस बात करी जाए सबसे पहले, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई कब थी? तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने करी थी और आनंद मोहन बोस जी ने करी थी। तो ये दोनों नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी, जो कि ब्रिटिश भारत में पहला खुले तौर पर राष्ट्रवादी समूह था। क्या था? राष्ट्रवादी समूह। सभी वैध तरीकों से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक प्रगति को बढ़ावा देना इस संघ के घोषित लक्ष्यों में से एक था। तो तीन चीजें इन्वॉल्व थी, राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक। एसोसिएशन ने देश भर में सुनिश्चित भारतीयों और नागरिक नेताओं को आकर्षित किया था। ये सब लोग इसका मेंबर बने थे और भारत की स्वतंत्रता आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में विकसित हुआ था। बात करी जाए बाकी फैक्ट्स की, तो गाइज वो यहाँ पर दे रखे हैं। अगर मैं एक एक पढ़ूंगी तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। सो इफ यू गाइज मैनेज टू रीड तो प्लीज हैव अ लुक, जल्दी जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन को एक सार्वजनिक निकाय बनाने के लिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने देशव्यापी दौरे को अपनाया था। सो दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके कारण इंडियन नेशनल एसोसिएशन लाई गई थी। सेकेंडली, भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों में, खास करके लखनऊ, मेरठ, लाहौर आदि के लिए व्हाइट्स ऑफ एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी, सॉरी व्हाइटन्स। नेक्स्ट है, इंडियन एसोसिएशन से पहले शिशिर कुमार घोष ने शंभू चरण मुखर्जी के साथ, तो दो इंपॉर्टेंट लोग यहाँ और आ गए, मिलकर 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में द इंडिया लीग की स्थापना की थी। तो गाइज ये चीज भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। आनंद मोहन बोस, दुर्गा मोहन दास, नवा गोपाल मित्रा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अन्य जैसे राष्ट्रवादी नेता इससे जुड़े हुए थे। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका जो उद्देश्य था वो भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति जैसे विभिन्न वैध साधनों को बढ़ावा देना था। तो गाइज ये थी कुछ डिटेल जो कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन से एसोसिएटेड है, इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स फिर से पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण शब्द जो है ये सबसे पहले किसने यूज किया था? तो गाइस जॉन विलियम्स ने इसे यूज किया था। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो गाइस 3287263 वर्ग किलोमीटर इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? गुजरात में। तो गाइज क्योंकि अब हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, उत्पादन राज्य की बात करें, उत्पादक राज्य की बात कर रहे हैं, तो गाइज बात करें नारियल की, तो भारत जो है वो सबसे अधिक नारियल का उत्पादन करता है। तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइज, अगेन उत्पादक राज्यों से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक मसालों का उत्पादन कहाँ होता है, तो गाइज वो है मध्य प्रदेश। यहाँ हर साल 11.91 लाख टन मसालों का प्रोडक्शन होता है। सो इट इज वेरी ह्यूज इन नंबर्स, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, भारत के सबसे बड़े गन्ना चीनी उत्पादक राज्य है। गन्ना और चीनी जो है वो है गाइस आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़े गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य में सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर 23 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने का उत्पादन होता जाता है। सो गाइज यू कैन इमेजिन 23 लाख हेक्टेयर कितना ज्यादा अमाउंट है जहां पर जमीन पर गन्नों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड स्टेज पे कौन है, तो गाइज दूसरे नंबर पर आपका आता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बात करें तो वो है आपका कर्नाटक। अब क्योंकि गाइस हम बात कर ही रहे हैं कि कौन से स्टेट किस फसल के प्रोडक्शन के लिए सबसे ऊपर है, तो गाइस अब हम वर्ल्ड वाइज कुछ ऐसे देख लेते हैं। सो गाइस विश्व की प्रमुख फसलों में अब हम देखते हैं कि कौन सा देश सबसे ऊपर आता है। तो यहाँ पर गाइस हम घटते क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग टर्म में आपको बता रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो आता है वो सबसे ऊपर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लाइक दैट।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। तो गाइज राइस जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादक होता है चाइना में, उसके बाद भारत, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर बांग्लादेश। इस तरीके से कुछ क्रम वाइज वो चलते हैं। और बात करी जाए मक्का की, तो गाइस संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सबसे ऊपर आता है, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर मैक्सिको, फिर भारत। और गाइस ये हमने आपको 2021 मार्च के आंकड़ों के अनुसार बताया है। बात करें चीनी की, तो ब्राजील सबसे ऊपर, फिर भारत, फिर चाइना। गेहूं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तंबाकू यानी कि तंबाकू चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर भारत। अगला गाइज ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन की बात करें तो ब्राजील, चाइना, भारत। कॉटन की बात करें यानी कि कपास, तो यूएसए, चीन, पाकिस्तान। चाय की बात करें तो भारत, चीन, श्रीलंका। कॉफी ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया। रबर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। ऊन यानी कि वूल ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत। दूध भारत, यूएसए, चीन और पाकिस्तान। फिर बात करें मूंगफली की, तो चाइना, भारत और यूएसए। जौ यानी कि बार्ले, तो बार्ले का जब सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन जो कंट्री है वो है आपकी रशिया। फिर है यूक्रेन, कनाडा, जर्मनी और अंत में है ऑस्ट्रेलिया। और ये आपको हमने जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बताया है। ओके, लाइकवाइज गाइज यहाँ पर आप नारंगी, लौंग, सूर्यमुखी, मोटे अनाज, फल तथा सब्जी, नारियल, चुकंदर, गन्ना, सोयाबीन, इन सब के भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन गाइस इसी तरह से आप जूट, आम, केला, नारियल, पपीता, अनार के भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा उसको प्रोड्यूस करता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? गाइज ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये 19 मई के सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। सो सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। कहलगांव बिहार के कौन से जिले में है? तो गाइज दैट इज भागलपुर। वास्को डिगामा किस देश का यात्री था? तो वास्को डिगामा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कल आया था और आज के पेपर में भी पूछा गया है, बस दोनों अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। उसमें था कि भारत कब आया था और इसमें है कि किस देश का यात्री था, तो वो पुर्तगाल से था। अनुच्छेद 78 का संबंध क्या है? तो गाइस राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 के अंतर्गत आते हैं। प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो गाइस जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया था? तो गाइज एक आप सब जानते होंगे, एक चौरी चौरा कांड के नाम से काफी फेमस कांड हुआ था उस समय, और उसी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी को वापस लेना पड़ गया था। लुई 16 की पत्नी का क्या नाम था? मारिया थेरेसा। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? गाइस 4 मार्च 1769 उन्यासी उन्यासी। ओके, श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 4 फरवरी 1948। मीन कैंप किसकी रचना है? तो गाइस एडोल्फ हिटलर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट गाइस, दोज वर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपको आज यानी कि 20 मई के पेपर में देखने मिले थे। आई होप आपके सारे ही क्वेश्चंस आपने सही किए हों जिससे कि आपको अच्छा स्कोर करने मिले। एंड यस, आई एम विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स। अगर हम थोड़ी सी भी आपको हेल्प कर पाते हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू स्प्रेड योर लव एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो, नॉलेज को स्प्रेड करो, बिकॉज दिस इज आवर जॉब, दिस इज वाई वी आर हेयर फॉर। So yes, that's it. Thank you so much for your time and we will see you in our next video. Till then, keep learning, keep sharing and keep supporting.